नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाकनी का फर्स्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अमावस्या की काली रात थी। शहर से बहुत दूर एक निर्जन पहाड़ी के शमशान भूमि में उसने जमीन पर कुछ जमाती आकृतियां खींचकर उसमें मानव की खोपड़ी, सिंदूर, नारियल, तेल, रक्त, पुष्प और अक्षत रखे हुए थे। आंखें बंद करके वो मंत्र बुदबुदा रहा था। बीच बीच में वो खोपड़ी के ऊपर अक्षत, सिंदूर और पुष्प चढ़ाता तो खोपड़ी खुद पे खुद अपने स्थान से कंपन करने थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी बहुत बड़ी शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। उसे इसी तरह साधना में लीन बैठे 4 घंटे बीत चुके थे। अचानक शमशान भूमि के आसपास का माहौल बदलने लगता है। अभी तक शमशान में चमकते तारे भी मानो अब डर से बादलों की ओट में दुबक गए थे। एकाएक वहां तेज आंधी चलने लगी, किंतु साधक पर उस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके माथे पर चिंता या भय की कोई लकीर नहीं उभरी। आसपास के पेड़ इस भयंकर आंधी से टूट टूट कर गिर रहे थे, किंतु उसकी साधना की शक्ति ऐसी थी कि जमीन पर बिछा उस तंत्र साधना का एक भी सामान टस से मस नहीं हुआ। देखते ही देखते वहां मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। साधक अभी भी लगातार अपने मंत्र बुदबुदा रहा था। आंधी और बरसात के साथ वहां का तापमान शून्य जितना ठंडा होने लगा। एक लंगोट के अतिरिक्त उस साधक के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे। हाड़ कपाती ठंड में भी वो भाव शून्य सा अपने साधक में लीन था। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ रहा था, किंतु उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं आ रहे थे। तभी वातावरण में एक साथ कई प्रेतों के हंसने की, रोने की भयानक आवाज गूंजने लगी। अब तो सारे शमशान के दूसरे छोर पर गुप्त कैमरा लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करते राज के हाथ पांव भी ठंडे पड़ने लगे थे। उसने कैमरे में देखा तो उसे अब अघोरी साधक के आसपास बहुत सारी भयानक आकृतियां घूमती नजर आने लगीं। इससे आगे रिकॉर्ड करने की हिम्मत अब राज के अंदर नहीं बची थी। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, लेकिन इस समय वो वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि हर तरफ प्रेत घूम रहे थे और किसी भी सामान्य व्यक्ति का खुली आंखों से प्रेत देख लेना खून को जमा देने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, राज एक ब्लॉगर था। अपने YouTube चैनल पर भूत घटनाओं को दिखाने के कारण उसके पास 3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। अभी तक उसने अपने चैनल पर कई सारी ढोंगी तांत्रिक ओझा का पर्दाफाश किया था। उसके दिमाग पर हर समय यही चलता रहता था कि कैसे उसका चैनल ट्रेंडिंग रहे। यार सुधीर, मेरे पास एक आइडिया है। तुझे पता है इस साल महाकुंभ लगने वाला है। वैसे भी 12 साल में एक बार लगता है, और क्यों ना हम लोग भी जाकर वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करें। मैंने सुना है वहाँ बड़े बड़े साधु तपस्वी कुंभ में ज़रूर आते हैं। अरे यार, यह हमारे चैनल के लिए कुछ अलग होगा, क्या कहता है? अरे यार, मुझे तो ये तेरा आइडिया उतना हैपनिंग नहीं लग रहा है। कौन देखेगा तेरा महाकुंभ? यूथ को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा है। तो बस सामान बांध, हम चल रहे हैं बस। राज और सुधीर महाकुंभ से ब्लॉगिंग करने के लिए कुंभराज पहुंच गए थे। नदी किनारे पहुंचकर उन्हें कई सारे जटाधारी साधु लंगोट पहने दिखाई दिए। उनके हाव भाव, रहन सहन कुछ अजीब सा था। सुधीर, देख वो साधु संत उधर बैठे हैं। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, तो चुपचाप रिकॉर्ड कर लेना बस। हाँ। अरे भाई, मुझे तो उन्हें देख के ही डर लग रहा है। क्या क्या करता है तू? इस ब्लॉगिंग के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं कहीं। सुधीर की बात को इग्नोर करते हुए राज बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, आपने वस्त्र क्यों नहीं पहन रखे हैं? यह आपके समाज का कोई विशेष रिवाज है क्या? हम अघोरपंथी हैं, ये दिशाई ही हमारे वस्त्र हैं, और शमशान भूमि हमारा घर। ओ, आप लोगों का मन नहीं करता हमारे जैसे फैशनेबल ड्रेस पहनने का, मोबाइल चलाने का? ये आज मरवाएगा, पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। तुम मोह के बंधन में फंसे अज्ञानी बालक हो। हम साधक हैं, तपस्वी हैं। हमारे ज्ञान और विवेक को समझना तुम्हारे बस का नहीं है। बाबा प्लीज डोंट माइंड।
मतलब गुस्सा मत करिए। वैसे क्या साधना की है आपने? और एक चुगली, ये साधना वाधना कुछ होती भी है या आप लोग ऐसे ही? इतना कहकर राज ने हंसते हुए बाबा को शरारत से आंख मार दी। तेरी अज्ञानता भरी बातों से मुझे क्रोध नहीं आएगा बालक। क्रोध तो मेरे लिए बहुत तुच्छ चीज है। आज तो मैं डाकनी की साधना करने वाला हूँ। क्या क्या? डाकनी? वो क्या होती है? ये क्या भला है ये? आगे के प्रश्नों के उत्तर देने की जगह बाबा ने कुछ पल तो क्रोध भरी नजरों से राज को घूरा और फिर वहां से उठकर चल दिए। ये क्या बचपना है राज, ये सिद्ध महापुरुष हैं, इनसे इस तरह की बातें नहीं की जाती भाई। शराब वराब दे दिया तो बस गई भैंस पानी में। अबे तो ये सोच, अपने चैनल पर जब ये वीडियो आएगा तो धमाल मच जाएगा। अपना काम ही ऐसा है यार। और अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ। आगे के एपिसोड यहाँ से शूट करके ही जाऊँगा। भाई मैं इन सब से बाहर हूँ, तू अपना देख ले। व्यू बढ़ाने के लिए मैं अपने धर्म का यूँ मजाक नहीं बना सकता। और मेरा सजेशन मान, तू भी यहाँ से चल। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तू बस एडिटिंग का काम संभाल। वीडियो शूटिंग मैं खुद कर लूँगा। क्या करने वाला है तू? आज रात को मैं बाबा का पीछा करूँगा और उसकी साधना करते समय वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अब पूरा भारत देखेगा कि डाकनी कैसे सिद्ध होती है। राज के सर पर बस अपने चैनल को ट्रेंड करवाने का भूत सवार था। सुधीर के समझाने पर भी वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। आधी रात को बाबा अपने कैंप से निकलकर शमशान भूमि की ओर बढ़ते गए। राज भी धीमे कदमों से उनके पीछे पीछे हो लिया। वहां पहुंचकर बाबा ने पहले अपनी पूजन सामग्री को मंत्रों से सिद्ध किया और फिर वे डाकनी मंत्र साधना में लीन हो गए। राज के पसीने तो खोपड़ी को हिलता देखकर ही छूट गए थे, फिर भी वो हिम्मत करके वहां रुका हुआ था। अपने चारों ओर प्रेतों को यूं घूमता देखकर राज को अब बहुत डर लग रहा था। उसके हलक भय से सूखने लगा था। एकाएक उसने देखा कि बाबा के सामने एक बहुत ही भयानक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकृति एक स्त्री में बदल गई थी। वो स्त्री तकरीबन 8 फीट लंबी थी। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। स्त्री ने काले पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे और उसका काला लंबा आंचल दूर तक जमीन पर फैला हुआ था। उसकी आंखें बेहद डरावनी और लाल थीं। उसके चेहरे के भाव इतने भयानक थे कि राज के लिए वहां खड़ा हो पाना कठिन हो रहा था। अचानक उस स्त्री ने राज की ओर चेहरा किया और क्रोध में उसकी ओर देखा। बिजली की गति से वो अगले ही पल ठीक उसके सामने पहुंच गई थी। यह देखकर तो राज के हाथों से कैमरा छूट गया और नीचे गिर गया और वो डर से वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो सुधीर के सामने होटल में था। हो गई तेरी मसालेदार रिकॉर्डिंग पूरी या अभी भी कुछ बाकी है? और हाँ भाई, होटल आकर भी तो सो सकता था, शमशान में कौन सोता है? मजाक मत कर यार। जो मैंने कल रात देखा उसे बताने में भी मेरी आत्मा कांप रही है। तू बस देखे बिना कैमरे से पूरा वीडियो डिलीट कर दे। अबे कुछ रिकॉर्डिंग होगा भी तो डिलीट करूँगा। कुछ नहीं है तेरे कैमरे में। अबे सोने के अलावा कुछ किया है वहाँ, या भूतों के साथ नाइट आउट करने में ही बिजी रहा? बस सुबह तक जब तू नहीं लौटा तो मैं चिंता में शमशान की ओर बढ़ गया। वहाँ जाकर देखा तो जनाब मुंह खोले पड़े हुए हैं। हो गया एडवेंचर ट्रिप या कुछ और भी बाकी है? राज सुधीर की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसी रात फ्लाइट लेकर दोनों मुंबई लौट आए थे। रात के 3 बज रहे थे। राज अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे अपने पैरों में कुछ सनसनाहट सी महसूस होने लगी। धीरे धीरे यह सनसनाहट पूरे बदन में फैल गई थी। अब ये सनसनाहट उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। राज ने झटके से चादर को दूर फेंक कर देखा। उसके शरीर पर 1-2 नहीं सैकड़ों छिपकलियां रेंग रही थीं। यह दृश्य देखकर राज ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और मिनट के चौथाई हिस्से से भी पहले कूदकर बेड से नीचे उतर गया। चीखते हुए वो इन छिपकलियों को खुद से दूर भगा रहा था। उसके जिस्म का रोआ रोआ डर से कांप रहा था। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पर छिपकलियां रेंग रही हों। वो बेसुध होकर अपने जिस्म को खरोच रहा था। उसने अपनी टी शर्ट और पजामा भी उतार कर फेंक दिया था। अचानक उसका ध्यान
आसपास की दीवारों पर गया। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? छी, इतनी बदबूदार गंदी कीड़े मकोड़ों से भरी जगह, लेकिन मैं यहाँ कैसे? मेरा दम घुट रहा है। यहाँ कोई है यहाँ। राज अपने में ना होकर किसी अजीब गरीबों सी जगह पर था। यहाँ दीवारें, फर्श, हर तरफ काई जमी थी। अंधेरे कमरे में जगह जगह से बदबूदार पानी टपक रहा था। आसपास असंख्य कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। राज घबराकर यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आसपास घूरते कीड़े मकोड़े राज के शरीर पर चढ़ने लगे थे। राज अब जोर जोर से रोने लगा था। राज उठ यार, उठ जा। राज उठ जा ना प्लीज। क्या हो गया तुझे? ये क्या हाल बना रखा है? राज अचानक ही नींद से उठा। उसके बदन पर नाम मात्र के ही कपड़े थे। शरीर पर जगह जगह नीले काले निशान बने हुए थे। उसके अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। अबे, रात में गटर में सोने गया था क्या? छी, इतनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे में से। राज सुधीर को अपने सामने बैठा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ कुछ हो रहा है यार, कुछ बहुत अजीब। अगर मैं तुझे बता भी दूं तो तू यकीन नहीं करेगा। तो दोस्तों, डाकनी का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। आगे राज के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए डाकनी का पार्ट 2 जरूर सुनें। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको डाकनी कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद।